कश्मीरी पंडितों ने पिछले 36 साल से बहुत तकलीफ झेली है। सारे रातों रात भाग गए। उस वक्त सबके मन में ये था कि जान कैसे बच जाए और अपनी बहू बेटियों का इज्जत कैसे बचे। लगभग 20,000 घर जलाए गए। गुहार लगा रहे थे, हम अपीलें कर रहे थे। 4-5 साल टेंटू में रहे 45 डिग्री टेम्परेचर में कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित टेंटू में रहा और कितने ही लोगों को बिच्छू और सांप से और सनस्ट्रोक से डेथ हो गई बेचारों। वो हमको बोलते थे एक हालात ऐसे पैदा करेंगे जो आप अपने घरों में रहेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारे घर ही नहीं रहे। कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट, कश्मीरी पंडित कश्मीर में 5% है, हमारे लिए 1% भी इसमें रखा होता तो हम भी उस डेवलपमेंट का पार्ट होते, इस हिस्सा बनते। हमारी 3 पीढ़ियां तो चली गई और नेक्स्ट पीढ़ी हम कश्मीरी हमारा घर का ही सवाल नहीं है, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, हमारी जबान का सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद से सरकार ने बहुत दावे किए थे, वादे किए थे कि कश्मीरी पंडितों को वहां दोबारा से बसाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी, तमाम तरह की बातें थी। हमने देखा कि किस तरीके से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ और बड़ी तादाद में वहां से उनका कत्लेआम किया गया। उनको वापस रातों रात अपना जो ज़मीन थी छोड़कर वापस आना पड़ा, दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन अब हालात काफ़ी बदले हुए हैं क्योंकि सरकार ने धारा 370 वहाँ से हटाई। उसके बाद से उम्मीद जगी थी कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापित हो गए थे वहाँ से, वो दोबारा से वैली में लौट पाएंगे, कश्मीर में लौट पाएंगे। क्या कुछ ऐसा हुआ है, संभव हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कुछ बदलाव आया है? क्या जो वहाँ के नागरिक थे, आम नागरिक हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के नागरिक हैं, उनकी सोच में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि सरकार लगातार ये बात तो कहती रही है कि अब जिस तरीके से विकास की एक बयार वहाँ बह रही है, उसके बाद से ही तमाम जो लोगों में एक बदलाव आया है। और कश्मीरी पंडित भी इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि अब वो अपने घर वापस जा सकेंगे। हालांकि बहुत लंबा एक समय बीत चुका है इस पूरी घटना को, जब कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पूरी तरीके से निष्कासन हुआ था, जबरन उनको वहाँ से भगाया गया था। इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट रहे हैं और लगातार बात उठाते रहे हैं सरकार के सामने भी, जनता के सामने भी, कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया था। स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का। उत्पल कौल सर हैं, जो कि जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे आज की डेट में कि कश्मीर में कैसे हालात हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर, और जो धारा 370 हटने के बाद से लगातार जो बातें कही जा रही थी सरकार की तरफ से, क्या उनमें तब्दीली आई है, क्या कुछ बदलाव आया है? उत्पल सर नमस्कार, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तकलीफ की, आप यहाँ आए और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो जीवन है और कश्मीर के बारे में और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं हमारे साथ में। और हम बड़े बेबाक और सच्चाई से आपको बता रहे हैं कि आज 36 साल हो गए हमको, अपने ही घर में हम विस्थापित हैं। भारत में भारतीय नागरिक भी हैं और हम विस्थापित भी हैं कि हम अपने घर कश्मीर में नहीं रह रहे हैं। और ऐसी अभी सूरत नहीं दिख रही है कि हम लौटेंगे अपने घर। अपने घर तो रहे नहीं, क्योंकि लगभग 20,000 घर जलाए गए, कईयों पर कब्जा किया गया और कई ऐसे अबंडेंट छोड़े गए। और हालात उस टाइम ऐसे थे कि लगभग 450 मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय किया गया था, जलाया गया था। और हम सरकार से 90 के दशक से लेके आज तक बराबर गुहार लगा रहे थे, हम अपीलें कर रहे थे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, और हम इवन सुप्रीम कोर्ट तक गए बताने के लिए कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हो गई, लेकिन बहुत सारी बात, और जो मेन मुद्दा है कश्मीर वापस लौटने का, वो अभी हो नहीं पाया। सर मैं उत्पल सर आपसे समझना चाहता हूँ कि इतना लंबा एक दौर बीत चुका है, पीढ़ियां निकल गई हैं, कई जो बच्चे उसके बाद जन्मे उन्हें तो शायद पता भी नहीं कि कश्मीर में हुआ क्या था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सरकार जो एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने धारा 370 को हटा दिया। सर एक बड़ा कदम था, आप भी समझते हैं इस बात को। क्या उस धारा 370 हटने के बाद से क्या आपको लगता है कि हाँ, कश्मीर वैली में
कश्मीर रीजन में कुछ बदलाव आया है, खास तौर से कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार जो लगातार बात कह रही है कि हाँ, हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत कुछ काम किया है, बहुत वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, बहुत तरह की नौकरियां जनरेट की हैं, बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ से विस्थापित हैं और लगातार कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या वाकई में कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ है पिछले 7 सालों में, अगर बात करूँ तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे भारतवर्ष की जनता, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ के, पॉलिटिकल वर्कर्स चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबका ये मंशा था, सबका ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि धारा 370 को हटाना चाहिए। क्योंकि जब धारा 370 को पार्लियामेंट में पेश किया था अब हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल ने, और उन्होंने कहा था उस टाइम ये धारा जो है घिस घिस कर घिसेगी, घिस घिस कर ये खत्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें ये घिसा भी था धारा 370, लेकिन धारा 370 एक पॉलिटिकल वेपन था जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे वो पीडीपी था, चाहे वो जितने भी पार्टीज थी, इवन कांग्रेस भी धारा 370 को लेकर जो कश्मीर की आम जनता उसको गुमराह कर रहे थे। उनको ऐसा बता रहे थे जैसे ये कोई बहुत बड़ा सैक्रेड चीज है और हमने ये एक आइडेंटिटी है कश्मीर की। वो सब ढकोसला था, वो सब झूठ था। और बीजेपी की जो फाउंडेशन है भारतीय जनसंघ, जो पहले था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा उसके साथ में थे और कुछ कश्मीरी पंडित भी उस टाइम, तो उनका पहले दिन से था कि धारा 370 को हमने हटाना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे लेफ्टिस्ट हो या कोई भी हो, उन सबको ये लग रहा था कि ये खाली इनके लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, इलेक्शन टाइम में इसकी बात कर रहे हैं, ये करेंगे नहीं। लेकिन एक चीज है, हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, जबकि हमारी भी ये डिमांड थी। धारा 370 एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ ये इस धारा को मतलब बनाया गया था, मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि कश्मीरी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रेशर डाल रहे थे कि कश्मीर, हम मुस्लिम मेजॉरिटी हो, हमारी कुछ सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। और कुछ लोग यहाँ दिल्ली में उसे कन्विंस होकर उन्होंने धारा 370 और 35A को लागू किया। धारा 370 को तो पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन 35A जो रात के अंधेरे में वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से वो मतलब कानून बनाया गया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, धारा 370 का एक बहुत बड़ा ये जो मुद्दा था वो ये था कि कोई भी कश्मीरी, जैसे मैं कश्मीरी हूं, मैं भारत में कहीं भी चाहूं तो मैं जमीन ले सकता हूं, रह सकता हूं, नौकरी कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता, घर नहीं ले सकता। लेकिन धारा 370 ने मतलब ये एक बहुत बड़ा जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब ये लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिक और जैसे मैं हूं, हमारे ऊपर तो धारा 370 लागू नहीं है, तो पहले से ही नहीं था, तो हम नौकरी भी कर सकते थे, बिजनेस भी कर सकते थे, घर भी हमारे निकाले गए वहां से। तो लेकिन धारा 370 से भी ज्यादा मुद्दा है कि जो कश्मीर से कश्मीरी हिंदू के नाम पर जो कश्मीर से निकाला गया, क्या हम धारा 370 से हम वापस आ गए? मैं आपको दोनों बातें रखूंगा। मैं सर इसमें यही आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में विस्थापित वहां पर दोबारा से स्थापित हो पाए या सिर्फ वो एक बातें बन के रह गई? नहीं, हमने सरकार से कई बार इस पर बात की, क्योंकि आप देख लीजिए, हमको सारी मीठी बातें सुनाते हैं, चाहे दिल्ली में सरकार बैठी हो या कश्मीर की सरकार हो, वो हमको बोलते थे एक हालात ऐसे पैदा करेंगे जो आप अपने घरों में रहेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे घर ही नहीं रहे, कुछ घर जलाए गए, कुछ को पर कब्जा हो गया और कुछ घरों को डिस्ट्रेस सेल में बेचा गया, जमीनों पर कब्जा किया, मंदिरों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया। इसमें
अभी ऐसी कोई सुधार नहीं हमको दिखता। अभी हमने एक बहुत बड़ा अधिवेशन किया था कश्मीर में, पहली बार 36 साल में अधिवेशन किया था, और उसमें मैंने स्वयं और हमारे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा और जो प्रकाश था, हमने सरकार से ये डिमांड की कि हमको एक ऐसी जगह कश्मीर में तलाशी, एक हम बोलते हैं कि वन प्लेस सेटलमेंट। पहले पनुन कश्मीर ने 91 में एक रेजोल्यूशन किया, मार्गदर्शन, उनने बोला जी हमको सेपरेट होमलैंड चाहिए जिसमें भारतीय कानून चलना चाहिए, जिसमें धारा 370 नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात तो रह गई। हम सरकार से गुहार लगा रहे कि हम एक नया स्मार्ट सिटी बना लीजिए, क्योंकि अपने हमारे घर तो रहे नहीं अब, और हम कश्मीर में लगभग 700-800 गांव में रहते थे, हम खाली 5% लोग हैं। एक नया शहर बसाएंगे जिसमें कश्मीरी हिंदू रह सकता है, और आज सरकार हमको सपोर्ट करे तो हम कश्मीर में यूनिवर्सिटियां भी बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कि जब हम कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी होकर, और हमारे बच्चों ने लैंप पोस्ट पर टेंट में रहकर 45 डिग्री टेम्परेचर में रहकर पढ़ाई की, और आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। क्या जब हमने दुनिया के देशों में और भारत के अन्य प्रदेशों में काम कर कर अपना नाम और भारत का नाम रोशन किया है, क्या हम कश्मीर में रहकर कश्मीर को भारत का स्वर्ग असली तरीके से बना सकते हैं? क्या क्या उत्पल सर, कुछ परिवार ऐसे आपको लगते हैं कि 19 के बाद से, जब से एबॉर्गेशन हुआ था 370 का, कुछ लोग वहां पर जाकर बसे हैं? कुछ ऐसा हो पाया? जानकारी आपको कुछ है ऐसी कि कुछ परिवार? मैं तो कश्मीर की हर एक जानकारी है मेरे पास। मैं आपको ये बता दूं जी, एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक मित्र है राजेंद्र प्रेमी, उन्होंने जिनके पिताजी और भाई को मारा था, तो उन्होंने एक गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये भी कहा था, एक तो मतलब कन्विक्ट जो है हमारे कश्मीरी हिंदू के साथ जो जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, जिनको मारा है, तो उन पर वो एक कमीशन लगना चाहिए, एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, भाई कौन लोग थे, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, SIT होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और हम रिफ्यूजी है, अब लगभग हमको 20 साल 22 साल हो गए, कोई सरकार हमारी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह जी के टाइम में गवर्नमेंट को एक इन ए वे ऑर्डर दे दिया कि एक वेलफेयर स्कीम कुछ ना कुछ इनके लिए कीजिए। अब इतने साल हो गए, तो उन्होंने PM पैकेज निकाला मनमोहन सिंह की सरकार में, और 6000 जॉब्स कश्मीर में करने थे, तो उसमें उन्होंने केवल 1800 जॉब दे दिए, और मतलब कश्मीर में एक चीज हो गया कि धारा 370 के बाद में लगभग फिर से 2500 जॉब, इस वक्त लगभग 5 से 5,500 जॉब खाली है, और 4-5 साल 7 साल वो बेचारे बिखरे रहे, तकलीफ में रहे, लेकिन अब उनके लिए अकोमोडेशन की है। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन ये है। मैं इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, कश्मीरी हिंदू जो है, कश्मीरी पंडित जिनको बोलते हैं, वो लोग बिजनेस नहीं करते। हमारे केवल 3 से 5% बिजनेसमैन और जमींदार थे, बाकी लोग हम नौकरियां करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा हम टीचर होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हम सरकारी नौकरी करते थे। ये आज से नहीं, हम पहले से ही हमारा ट्रेडिशन है नौकरियां करने का। हम राजवाड़ों में नौकरियां करते थे, 100 साल 200 साल भी हम राजवाड़ों में नौकरियां करते थे। तो इसलिए हमारे पास लगभग 32,000 नौकरियां थी, 90 तक 32,000 नौकरियां थी। उसमें लगभग 14,500 नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट की थी, 14,000 नौकरियां हमारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि 5,500 टोटल नौकरियां हमारे पास है कश्मीर में। ये तो नौकरी की बात हो गई सर। और दूसरी मुख्य मुद्दा जो है, 1% भी धारा 370 हटा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मेरी अभी बातचीत हो गई गवर्नर साहब से भी, मेरी बातचीत हो गई चीफ मिनिस्टर साहब भी, तो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, साहब ऐसा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि कश्मीर में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम स्टेटहुड दें। तो जब वहां स्टेटहुड नहीं होगा और
उसने हमको बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है जी यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि आप सेफ रहोगे यहाँ पर। इट वाज सरप्राइजिंग कि मतलब चीफ मिनिस्टर हमको बोलता है कि वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन सेंटर बोल रहा है, इसलिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है केंद्र की सरकार से भी और स्टेट की सरकार से भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियां तो चली गई और नेक्स्ट पीढ़ी हम कश्मीरी हमारा घर का ही सवाल नहीं है, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, हमारी जबान का सवाल है। तो इसलिए कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का माइनॉरिटी हम केवल 5% है, हमारा रहना कश्मीर में बहुत ही जरूरी है। और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करता हूं कि वो इस पर एक कमेटी जल्दी से जल्दी बनाए और देख लें, कश्मीर में आइडेंटिफाई करें लैंड जिसको हम एक सेपरेट होमलैंड, या उसको हम बोलेंगे कि वन प्लेस सेटलमेंट, या उसको आप बोल दीजिए स्मार्ट सिटी। तो हम उसको ऐसा डेवलप करेंगे जो कि एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल रहेगा, नमूना रहेगा बिल्कुल सर, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। सभी लोग ये चाहते हैं कश्मीरी पंडित की वापस लौटे, लेकिन सर जैसा कि हमने आपसे पूछा, क्या कुछ प्रतिशत या कुछ फैमिलीज लौट पाई हैं उसके बाद से? नहीं लौट पाई है, नहीं लौट पाई है, नहीं, अब ये माहौल ही नहीं बना है। हाँ, एक चीज मतलब मैं तो आपको बिल्कुल जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कश्मीर में पत्थरबाजी रोज होती थी। वो एक 2020 मैच कश्मीर में, तो उसको मजाक से बोलते थे 2020। हर फ्राइडे को या कहीं भी पुलिस आर्मी किसी टेररिस्ट को पकड़ने जाती थी तो वहां पत्थरबाजी होती थी। जब भी जामा मस्जिद में फ्राइडे को नमाज होती थी, उसके बाद घंटे 2 घंटे 3 घंटे का एक 2020 मैच होता था पत्थरबाजी का। और ये एक प्रोफेशन बन गया था। यंग बच्चों को 300 रुपया 500 रुपया देते थे ताकि वो ऐसा एनआरकी पैदा करे, पत्थरबाजी स्टार्ट की। लेकिन अमित शाह जी को इस चीज में अप्रिशिएट करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 से पत्थरबाजी बंद हो गई कश्मीर। और उस पत्थरबाजी से लगभग 200-400 लड़कों की जान भी चली गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थी। तो एक चीज उस हिसाब से अपरेंटली शांति है, लेकिन कश्मीर में टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये है क्योंकि टेररिज्म फेसलेस एनिमी है। हम नहीं जानते हैं, ये सूटेड बूटेड भी हो सकता है, ये इसने इन्फिल्ट्रेशन पुलिस में की होगी, किसी डिपार्टमेंट में की होगी, कॉलेज में होगा, स्कूल कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अभी हमने जो देखा कि अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के रोड पर मेन चौक पर एक जे.एंड.के पुलिस के एक बहादुर जवान को मार दिया। और फिर जो छत्तीसगढ़ से ब्रिक केलन, मतलब ना ये भट्टी में काम करने वाली 2 गरीब बेचारे अपनी रोजी रोटी और कश्मीर की डेवलपमेंट, हाल ही हाल में कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे थे, उनको मारा। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और हम सरकार से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान पर भी प्रेशर होना चाहिए कि वो वहां पर शय देता है। आज केवल बंदूक से जंग नहीं चलती है, आप सोशल मीडिया से जंग चलती है। झूठे वेबसाइट, झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और इस चीज का भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, भारत की जनता को संज्ञान लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि फेक न्यूज क्या है और सच्ची न्यूज क्या है। तो आज फेक न्यूज का भी एक वॉरफेयर चल रहा है जिसके ऊपर हमने काम करना पड़ेगा, सरकार को भी और जनता को भी। सर उत्पल सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि सरकार ने बहुत प्रयास किया कि 370 का तो हमें बसाया जाए, लेकिन जो घटोतों की राजनीति है, क्या सरकार की मंशा आपको लगती है कि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो चुके हैं वाकई में उनको उनके समाज में वापसी कराना थी, या फिर एक शगुफा छोड़कर कि हम आपको वहाँ विस्थापित करेंगे कंक्रीट के एक दीवार में बंद करके रख देना वहां पर कि आप, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न अभी भी है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, मंशा कहीं ना कहीं थी लेकिन वो क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है।
जिसको घटोत्कच की राजनीति का एक जिक्र किया गया वहां पे। मतलब ऐसा है कि इसमें मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन सच्चाई हमको भी समझ में आती है कि इसमें राजनीति भी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इनको जॉब्स प्रोवाइड किए जाए कश्मीर में, कुछ इनके लिए कीजिए, आपने 20 साल से कुछ नहीं किया है। तो मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने बोला जी हम 6000 लोगों को जॉब देंगे। तो उस 6000 में उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि इसका 50% जो तनख्वाह है, जो मतलब एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉय पर, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। स्टेट गवर्नमेंट तो मान गया और सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान गया, और कुछ एम्प्लॉइज को जॉब भी हो गया 1500-1800। लेकिन जब फिर सेकंड बैच को नौकरी देनी थी, उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट, जब पीडीपी की सरकार थी, वो मुकर गई। उनने बोला जी हमारे पास फंड्स ही नहीं है, अगर इन कश्मीरी पंडितों को आपने नौकरी में लेना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे फंड्स दे। तो उसकी वजह से भी 2-3 साल डिले हो गया। मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर कभी ये पिंग पोंग खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फंड्स देने पड़े। और अभी इस वक्त सूरत हाल है कि लगभग 5000 5,500 एम्प्लॉय। लेकिन हमारी डिमांड है कि 32,000 एम्प्लॉय थे। और सर आपने बताया बिल्कुल। और एक और चीज मैं बताना चाहिए, इसके साथ में एक और बात बताना चाहता हूँ वो आपको। नहीं सर, जो घटोत्कच राजनीति का ये चलन वहां पर चला था कि सरकार का दावा था कि हम वहां पे आपको विस्थापित होकर वहां पे कश्मीर समझो वापस लेके आएंगे, घुलने मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने सिर्फ ट्रांजिट कैंपों में सीमित करने का प्रयास किया कि अगर लेके आएंगे भी तो पहले ट्रांजिट कैंप बनाए जाएंगे, क्योंकि विस्थापितों को दोबारा स्थापित करना इतना आसान काम नहीं है। क्या वो सिर्फ ख्याल रह गए कि एक कंक्रीट के ट्रांजिट कैंपों में आपको रख दिया जाए वहां पे, या वाकई में उनकी मंशा थी कि नहीं हम आपको जमीन भी देंगे, नौकरी भी देंगे और वहां रहने की पूरी व्यवस्था भी करेंगे? क्योंकि 370 के समय बहुत सारी बातें कही गई थी। क्या वो आपको होते हुए नजर आई है पिछले कुछ सालों में? प्रयास जरूर किए गए होंगे मुझे लगता है, लेकिन यह कि धरातल पर वो चीजें नहीं उतरी हैं शायद, या उतरी हैं? देखिए हमारा जो विस्थापन हुआ कश्मीर में, हम सबसे पहली जो डिमांड हमारी उस टाइम थी 90 में कि हमारे बच्चों को एडमिशन होना चाहिए स्कूल में। और 4-5 साल टेंटू में रहे 45 डिग्री टेम्परेचर में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित टेंटू में रहा, और कितने ही लोगों को बिच्छू और सांप से और सनस्ट्रोक से डेथ हो गई बेचारों की। लेकिन उसके बाद कुछ वन मैन मतलब वन रूम सेटलमेंट में, जगती में, पुरखू में, बटरबाली में या कई और जगहों पर उन्होंने मुट्ठी में कैंप बना दिए। तो आज उनकी भी हालत खराब है। मतलब जगती में हमने सरकार से भी गुहार लगी, कभी वो गिर सकते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि हमको रिटर्न टू आवर होमलैंड, हमको कश्मीर वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है। लेकिन हमारे घर ही नहीं रहे। बिल्कुल, घर जलाए गए हैं, घर कब्जे किए हुए हैं। और जैसे हमारे जहां मैं रहनावारी का हूँ, वहां लगभग 11,000-12,000 कश्मीरी हिंदू रहता है। आज कोई नहीं रहता है। आप कहाँ रहते थे सर? श्रीनगर सिटी में रहनावारी है जगह, जहां लगभग 10-11 हजार, जहां कश्मीर का सबसे बड़ा विमेन्स कॉलेज था, विश्वा भारती। 10-12 हजार कश्मीरी पंडित वहां रहते थे, और उनको और रातों रात आज है ही नहीं कोई वहां पर। और डीएवी स्कूल भी था। मतलब बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी थी वहां पर रहनावारी। हवा कदल और रहनावारी 2 कश्मीरी हिंदुओं की एक कंसंट्रेटेड पॉपुलेटेड एरिया था। लेकिन आज कुछ नहीं। मैं अभी गया था पहली बार, तो मैं 22 साल के बाद गया। अब तो मैं बीच बीच में जाता हूँ, लेकिन कोई रह नहीं रहा। हम और जो हमारे मंदिर थे उनको भी जलाया है। तो हमने हमारे, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, 450 मंदिर हमारे गिराए गए थे। घर के साथ हमने बोला जो हमारी धरोहर है, कश्मीरी हिंदू के तीर्थ स्थान और हमारे मंदिर है, ये हमको वापस चाहिए और इन पर काम होना चाहिए। एक चीज हुआ है,
वो है कि कुछ मंदिरों पर काम चल रहा है, कुछ मंदिरों पर काम चल रहा है। लेकिन हम बोलेंगे कि कश्मीरी हिंदू वापस कोई गया नहीं। सरकार के पास अभी भी कोई हमको नहीं दिखती क्या पॉलिसी। क्या सर, वो तो सर हमको नहीं आपको क्या, मैं इसमें बात जोड़ना चाहूंगा, आपसे समझना भी चाहूंगा, क्या अभी भी जहन में एक खौफ है कि अगर कश्मीरी पंडित वहां चले भी जाते हैं, भले ही वहां पर 370 हट चुका है और शांति की बात वहां पे की जाती है, जहन में अभी भी एक वो खौफ का मंजर नजर आता है कि हाँ यार, हम अगर हम वहां जाएंगे अपने परिवारों के साथ तो शायद दोबारा से हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल सी तो प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्या मन में अभी भी लोगों के ये भय है? देखिए, ऐसा है, एज अ टूरिस्ट आप जाएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन घूम के आ जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम रहने जा रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको ये चाहिए, देन इट इज अ डिफरेंट, मतलब उस हिसाब से अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। और जब इन्होंने कश्मीर में 8-9 एम्प्लॉयज को भी मारा, हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयज को भी मारा, और अभी कुछ 2 साल पहले ही राहुल उनको मारा, कईयों को मारा, मतलब जो मतलब आइडेंटिफाई करके मार दिया। जैसे पहलगाम में 28 लोगों को मतलब चुन चुन के नाम मतलब पैंट उतार के मतलब उनको मारा। और यहाँ अभी मतलब खौफ पैदा करने के लिए एक जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले उनको मारा, और यहाँ पर 2 जो है मतलब वर्कर्स थे उनको मार दिया। तो इसलिए खौफ अभी गया नहीं है। हाँ, एज अ टूरिस्ट तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई न सरकार के पास प्लान है। कश्मीरी हिंदू तो पहली डीटीसी बस लेके वहां जाना चाहेंगे, पहली फ्लाइट लेके जाना चाहेंगे। अब तो ट्रेन भी आ गई, वो भी मतलब बहुत, श्रीनगर तक ट्रेन है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिंदगी में मैं देखूंगा ट्रेन वहां पर। अभी मैं पूरा कश्मीर का मैंने 20 दिन दौरा किया जी। मैं सारे डिस्ट्रिक्टों में चला गया, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट है। मैं पिछले साल 3-3.5 महीने अमेरिका में था, जो मकान मैंने लॉस एंजलिस में नहीं, न्यूयॉर्क में और वही कई जगहों पर मैं घूमा, वहां पर 15 स्टेटों में, वहां इतने बड़े और सुंदर मकान मैंने नहीं देखे जो कश्मीर में। और मैंने कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई पत्रकारों से बात कर मैंने सरकार को बोल दिया, इतनी डेवलपमेंट है। गडकरी जी बोल रहे हैं जी 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल सड़कों पर है, तो ट्रेन भी आ गई, टनलें भी बन रही हैं, एम्स बन गया, IIT बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन कश्मीरी पंडित कश्मीर में 5% है, हमारे लिए 1% भी इसमें रखा होता तो हम भी उस डेवलपमेंट का पार्ट होते, हिस्सा बनते और उसमें अच्छा योगदान देते। बिल्कुल, हम अच्छा योगदान हमने अभी कश्मीर में जो हमने कॉन्क्लेव किया 2 दिन का, और हमने सक्सेसफुल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, तो हमने उनको पेश किया स्टेज पर। और हमारे एक अरविंद टिक्कू जी है, जिनका टर्नओवर है 33,000 करोड़। 33,000 करोड़, वो सिंगापुर से ऑयल का बिजनेस करते हैं, और उन्होंने उनके साथ और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बोलते हैं जी हमको मौका दीजिए, कश्मीर में कश्मीरी हिंदू को लाइए, हम इसको पूरा तकदीर ही बदल डालेंगे। लेकिन सरकार का मंशा होना चाहिए, सरकार की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि टेररिस्टों को क्रश करे, और उसके साथ साथ लेकिन कश्मीरी आपने जो बात बोली, आपने एक बड़ी बात बोली इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और बहुत सारी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है, लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग थे, वही अगर उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका क्या फायदा है? वो मतलब मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन भी आ रहे हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी है, एम्स भी है, IIT भी है, सड़कें भी है, मकान भी बन रहा है, टूरिज्म भी डेवलप कर रहा है, तो कश्मीरी हिंदू कहाँ पर है? वो ना उसका घर है, ना उसका इसमें कोई पार्टिसिपेशन है। तो मतलब सरकार को इस चीज का संज्ञान देगा। और मैं आपको बता दूं, ये लगभग टोटल मिला के 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो कश्मीर में है।
अगर ये 1000-2000 करोड़ इसमें से निकालकर एक कॉलोनी कश्मीरी हिंदू के लिए भी बना लेते और कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनते और रिटर्न में वो 10 टाइम्स कश्मीर को दे देते, क्योंकि ये हमारा घर है, ये हमारा होमलैंड है, ये हमारा मदरलैंड है, ये हमारा बर्थलैंड है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, सरकार ने जिस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म है वो देश कश्मीर में आ रहा है, और लगातार ये बात कही जाती है कि लाल चौक पे जहाँ लोग तिरंगा फहरा नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, कोई तकरीर नहीं कर सकते थे हिंदू, वहाँ पर अब झंडा भी फहराया जाता है, तकरीर भी होती हैं, और लोग यात्राएं भी निकालते हैं, तिरंगा यात्रा वहाँ निकाली जाती है, और जो माहौल है वो सामान्य बताया जाता है वहाँ पर। लेकिन ये प्रमाण कश्मीरियों के लिए क्या वाकई में लगता है कि यह नॉर्मलसी है वहाँ पर, या स्थापित हो गई नॉर्मलसी? दिखाई तो जाती है कि लाल चौक जैसी जगह पर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित किस तरह देखते हैं? क्या वाकई में नॉर्मलसी है वहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 90 के दशक में, 89-90 के दशक में जो आतंकवाद कश्मीर में था, मेरे हिसाब से एनकाउंटर से लेके लगभग 50-60 हजार लोग मर गए, और हमारे बहादुर 1000-2000 भारत की सेना, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, होमेज देता हूँ, आदर करता हूँ भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटी, जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, उन्हें बहादुरी से आतंकवाद को तो कंट्रोल में किया है, लेकिन आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक सेपरेटिस्ट नैरेटिव सोफिस्टिकेटेडली एनसी चला रहा था, पीडीपी चला रहा था। वो बोल रहे थे कौन चलाएगा हमको, तिरंगा कौन लहराएगा कश्मीर में, लाल चौक में। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि हम इसमें कोई कांदा देने वाला भी नहीं होगा तिरंगे को। लेकिन आज हम देखते हैं कि लाल चौक से लेके पूरे सारे डिस्ट्रिक्टों में तिरंगा लहरा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जहां हम स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में तिरंगा वहां पर लहराया जाता है। ये एक किस्म की नॉर्मलसी। आप लाल चौक जा सकते हैं, वहां भी तिरंगा है, आप तिरंगा लेके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन असली नॉर्मलसी उस दिन होगी जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर में अपने घर में जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूं कि उसके लिए नया घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो घर अभी उसके पास नहीं है। तो हमारे लगभग 50 से 60 हजार घरों खाली है। और जब एक टाइम कश्मीर में 5 से 7% हिंदू रहता था, आज 300-400 परिवार टोटल कश्मीर में हिंदू रह रहे हैं। उत्पल सर, एक चीज़ और इसमें बड़ा समझने लायक है कि नॉर्मलसी की आपने कहा कि अभी तक नॉर्मलसी नहीं है, क्योंकि जब तक परिवार स्थापित नहीं होते तब तक नॉर्मलसी नहीं कही जा सकती। लेकिन सर, एक डर ये भी है कि हम लगातार वैली में देखते आ रहे हैं कि टारगेट किलिंग भी वहाँ पर बहुत की जा रही है, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की हो या बाहर से आई हुई लेबर की हो जो वहाँ पर उन्हीं के लिए काम कर रही है। टारगेट किलिंग एक बड़ा मसला बना हुआ है कश्मीर में। क्या आपको लगता है कि गैर मुसलमानों को, और जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं या दूसरे जाति के लोग रहते हैं, चाहे गुज्जर समाज के हों या बकरवाल हों या अन्य जाति के लोग हों, क्या अभी भी टारगेट किलिंग वहाँ पर हो रही है? लेबर के साथ तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से वहाँ बर्ताव हुआ है, जो बिहार के कई हमने देखा था कि पिछले समय में कि लेबर के साथ वहाँ पर ऐसा हुआ। क्या अभी भी टारगेट किलिंग का खौफ लगातार बना हुआ है वहाँ पर? सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है, या क्या कुछ स्थिति है सर अभी? देखिए, बीच में ऐसा लग रहा था कि टोटल जो किलिंग्स है बंद हो गई। लेकिन जब पूरी तरह से बंद हमको दिख रहा है, और टूरिज्म भी प्रमोशन में है, लगभग 40 लाख टूरिस्ट 6 महीने में कश्मीर गए, तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इसके साथ हमको ये भी देखना है कि पाकिस्तान ने अभी टेररिज्म और उनकी जो स्लीपर सेल्स है कश्मीर में, वो खत्म नहीं हुआ है, वो कम हो गया है। उन पर प्रेशर तो है, लेकिन हमको और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा।
और अब एक चीज तो है, पुलिस और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं, वो मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन जो शिकस्त खुर्दा लोग हैं, जो ऐसे बुज़दिल लोग हैं, वो ऐसी अभी भी कुछ कार्रवाई कर रहे, कुछ कर रहे हैं जो लगे कि भारत का सिंबल है। जे.एंड.के पुलिस में तो वो मुसलमान ही है, लेकिन वो भारतीय है बिल्कुल। और जो ये छत्तीसगढ़ से आए भारतीय है, और जो पहलगाम में जिनको मारा गया वो हिंदू भी है, भारतीय भी है। तो ऐसा एक नफरत फैलाने वाले अभी भी हैं। नहीं, मैं वही आपसे हाँ। पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि अभी भी वो दौर टारगेट किलिंग का चल रहा है कश्मीर में, कि चिन्हित कर कर उनकी जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर कत्लेआम किया जा रहा है अभी भी? पिछले 1 साल में जो हमने देखा पहलगाम से, हाँ, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, अभी भी है। कम तो हुआ है, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी भी है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी है, अभी भी है। क्या ये हो सकता है कि हम सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा इसमें सर आपसे, कि क्या वो टेररिस्ट ग्रुप ऐसा करते हैं, या जो वहाँ के सेपरेटिस्ट लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं, उनके ग्रुप्स हैं, वो इस बात को, इस चीज को अंजाम देते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम तो बोलते हैं कि पाकिस्तान से अलगाववादी, पाकिस्तान से जिहादी, पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ जाएंगे जब तक कि उनको यहाँ पर शाही नहीं दे रहा है। कोई ना कोई तो है कश्मीर में, बिल्कुल, जिनके पास वो ठहरते हैं, जो उनको खाना खिलाते हैं, जो उनको रास्ता दिखाते हैं, जो उनको बताते हैं, जो उनके सपोर्टर्स, जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं। कोई भी टेररिस्ट एक्ट, आतंकवाद का काम नहीं हो सकता कश्मीर में जब तक कि कोई कश्मीरी उसको शाही न दे दे, कोई कश्मीरी उसको रास्ता न दिखाए, तब तक ये कामयाब नहीं होगा। इसलिए हमने उस आदमी को जो बंदूक हाथ में लिए है, उसी को नहीं पकड़ना, उस पर कार्रवाई तो करनी ही करनी है, उसको जेल भेजना है, उसको उसी टाइम खत्म करना है। लेकिन उनको जो शाही देने वाले लोग हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुरक्षा बलों को लेकर मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप घूम के भी वहाँ पर लगातार आते हैं, स्थिति वहाँ पे देखते रहते हैं कैसी है कैसी नहीं है। क्या अभी भी बड़ी तादाद में जो सुरक्षा बल हैं, भारतीय सेना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो वहाँ पर अभी भी बनी हुई हैं, या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद से ये बात जैसे कही गई थी कि अब सेना भी वहाँ से थोड़ा वापसी करेगी, या जो हमारे सुरक्षा बल हैं कम होंगे, क्या वैसा भी होता नजर आया आपको कि सेना पहले से घटी है या बढ़ी है, या अभी भी वही डटी हुई है? नहीं, एक चीज तो डेफिनेटली हुआ है। धारा 370 के टाइम में लगभग 300 बटालियनों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर ले आ गया था कि कश्मीर में कोई अपराइजिंग, कोई गड़बड़ न हो। और उसके बाद में हर एक मोहल्ले में या बड़े वाले मोहल्ले में एक पुलिस पैकेट होता था। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हालात सुधरे हैं, तो सरकार ने एक एक करके वो सब हटा लिए, कम कर दिए। लेकिन ये है कि इस वक्त आपने भी देखा होगा कि जो अमरनाथ की यात्रा है, 80,000 सिक्योरिटी फोर्सेस अमरनाथ यात्रा को अंजाम देने में सहायता करते हैं। और मुझे वो दौर पता था कि मैं जब खुद आज 35 साल पहले अमरनाथ यात्रा, 36 साल पहले अमरनाथ यात्रा में जाता था, मैं रास्ते में कोई पुलिस वाले को नहीं देखता था, कोई कुछ नहीं था, कोई किसी को कोई किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आजकल किसी पर भी उस हिसाब से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वक्त रास्ते रोके जाते हैं, तलाशियां ली जाती है, ताकि अमरनाथ यात्रा में कोई बाधा न पहुंचाई जाए। ये जो अभी किलिंग्स हो गई, ये अमरनाथ यात्रा का भी सिंबॉलिक वार्निंग थी। और जो जिस सिपाही को कश्मीर में, अनंतनाग में मारा गया,
वो रूट ही है, मतलब और अमरनाथ यात्रा का यात्रा रूट का। है वो, तो हाँ। इनका मकसद भी होता है टेररिस्टों का, आतंकवादियों का, कि अमरनाथ यात्रा में कोई ना कोई डिस्टरबेंस करे या डर का माहौल पैदा करे। हम्म। टेररिज्म का जो काम होता है, आतंकवाद का, वो केवल एक मारने का नहीं होता है, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, एक डराते धमकाते हैं, उससे उनको लगता है कि वो उनकी कामयाबी है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये एक शिकस्त खुर्दा लोग हैं। भारत की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार इनको बिल्कुल डिफीट करके रहेगी। सर, क्या आपको लगता है कि जो टेररिज्म की एक डेफिनेशन थी ना पहले, पहले खुलेआम टेररिस्ट वहाँ घूमते रहते थे, छुपते रहते थे, जो लोकल सपोर्ट था उनको वो मिलता रहता था। अभी का जो टेररिज्म है उसमें बदलाव आ गया सर। अब बंदूक हाथों में लेके नहीं घूमते हैं, लेकिन जो फिदाइंस होते हैं या जो कहें कि हाइब्रिड टेररिज्म जिसको बोला जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और ज़मीन पर लोगों को इकट्ठा करके उनका माइंड वॉश कर देना, ब्रेन वॉश कर देना, और अज्ञात बंदूकधारी खड़े हो गए हैं सर। वो बड़ी चुनौती है आपको लगता है? क्योंकि पुलिस से बंदूक किसी के हाथ में तो चिन्हित कर सकती है, लेकिन बंदूक उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है सोसाइटी को डैमेज करने के लिए। देखिए, मैंने खुद 90 के दशक में देखा है, हुँ, 89-90 में, और उसके बाद भी खुलेआम बंदूक ले हुँ, जाते थे, और बस चलती थी। जो ट्रेनिंग हुँ, करने के लिए पाकिस्तान जाते थे, पिंडी 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 पिंडी, मतलब रावलपिंडी जाना है हुँ, ट्रेनिंग के लिए, हुँ, मुजफ्फराबाद जाना है ट्रेनिंग में। पता नहीं बॉर्डर पर इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता था। और एक टाइम में 5,000 से 7,000 लड़के कश्मीर से चले गए ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन वो चीज़ अब रही नहीं है। अगर कोई एक आध चुपके चुपके वहाँ पाकिस्तान जाता है ट्रेनिंग के लिए, या वहाँ से कोई चुपके चुपके आ जाता है, और मतलब आता तो ज़रूर होगा, जाता तो ज़रूर होगा वहाँ पर, लेकिन जो ओपनली मामला था वो खत्म है। और इस वक्त मतलब धरपकड़ भी बहुत है टेररिस्टों की, हुँ, और जो उनको सपोर्टर्स हैं उनकी भी धरपकड़ है। लेकिन इसमें बहुत काम अभी बाकी है, क्योंकि एक और चीज टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो है ड्रग्स का मामला। हुँ, बहुत जबरदस्त ड्रग्स का मामला कश्मीर में चल रहा है, और ये ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। ड्रग्स का मामला टेररिज्म में इस्तेमाल होता था, और जो टेररिज्म करने वाले भी, तो उनको भी नशा कराते थे। मतलब आपका ये कहना है कि सर जो पंजाब में हमने देखा है किस तरीके से जो नशे का व्यापार वहाँ पर होता था, टेररिज्म के साथ-साथ वहाँ पर, टेररिज्म तो हालाँकि खत्म हो गया है, लेकिन नशे का व्यापार है, लेकिन कश्मीर में अब वो शिफ्ट हो गया है। पिछले 20-25 साल में ये बहुत जबरदस्त वबाजी एक किस्म की बीमारी फैल गई है। हुँ, और आज एक अच्छी बात है, हुँ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कश्मीर में, वो भी रियलाइज कर गए कि हमारे बच्चे मेल फीमेल इसमें मुलविस है, इसमें वो मतलब इसके शिकार हो गए हैं। और इस वक्त एक चीज जो गवर्नर साहब है, उसने हर एक तहसील में खुद जाकर जुलूस निकाले, और अगर किसी के घर में ड्रग्स मिलते हैं तो वो बुलडोजर चलाते हैं उस घर में, और हुँ। आइडेंटिफाई होते हैं। तो लेकिन इस चीज में भी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत डीप अंदर बिल्कुल, चला गया है। क्योंकि बंदूक तो समझ में आती है कि हाथ में रहती है, लेकिन ड्रग्स ऐसी जगह है कि वो वो पूरी नस्लें खराब कर देती है। पूरी नस्लें खराब करती है। जैसे पंजाब में हुआ, पूरा कश्मीर में एक जनरेशन पर इन्होंने असर डाला है, कौन 2 जनरेशन। कौन कर रहा है ये नशे का व्यापार सर वहाँ पे? देखिए, ये मतलब पाकिस्तान के पास तो उस हिसाब से पहले तो पैसे थे। हुँ, ये अफगानिस्तान को भी इन्होंने तबाही से ही कर लिया। हुँ, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से ये कश्मीर में भेजते हैं, और इसमें जो पैसा आता है उन्हीं को इस्तेमाल करता है। तो पहले जो आईएसआई हुँ, और जो पाकिस्तान अमेरिका से डॉलर लेके, और कंट्री से डॉलर लेके वो हुँ, पैसा वो डाइवर्ट करते थे टेररिज्म को, हुँ, आज वो ये ड्रग्स का पैसा जो कमाते हैं, वो ही फिर कश्मीर में लगाते हैं आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए, आर्म्स खरीदने के लिए। हुँ। ये बहुत बड़ी वबादी है। तो सर अभी एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ जॉब्स कर भी रहे हैं थोड़े बहुत, उनको लगातार धमकियाँ मिलती रहती हैं। हमने टारगेट किलिंग की बात की,
और बाकायदा ये तक कहा गया कि आपकी सैलरी रोक ली जाएगी, आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये बात भी सामने आ रही है। तो आपको लगता है कि एक तो मानसिक प्रताड़ना इतनी उन्होंने पहले झेली है, कश्मीरी पंडितों ने विस्थापित हो गए, जो कुछ थोड़े बहुत वहाँ पर हैं भी, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो नौकरी कर भी रहे हैं, उनको चिन्हित करा जाता है। फिर चिन्हित नहीं भी किया जाता, कोई धमकी नहीं दी जाती तो उनकी सैलरी रोकने की बात की जाती है। आपको लगता है कि लगातार जो मानसिक प्रताड़ना है कश्मीरी पंडितों की, वो अभी भी जारी है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कश्मीरी हिंदू इज विक्टिम ऑफ जनरेशनल जेनोसाइड। और हुँ, इस वक्त जो हालात हैं, पीछे जब राहुल को मारा गया, कई लोगों को मारा गया, हुँ, तो कश्मीरी हिंदू मेजॉरिटी एम्प्लॉयज जम्मू आ गए। उन्होंने कहा कि हमको ट्रांसफर कीजिए यहाँ पर, हुँ, क्योंकि हमको टारगेट किलिंग की जाती है। और जो मेजॉरिटी है वो नहीं चाहती हम काम करें वहाँ पर। वो मतलब डिफरेंट तरीके से हमको मतलब ना मतलब तकलीफ दे रहे हैं। तो मतलब इस तो उनका 1 साल 1.5 साल उनका तनख्वाह रोका गया। हुँ, कई हजार एम्प्लॉयों का, बिल्कुल। 2-3 हजार लोगों का तनख्वाह रोका गया। लेकिन फिर सरकार ने बोला जी आप कश्मीर वापस जाइए, अपना जॉब ज्वाइन कीजिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो हैं उनके यहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। हम आपको जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ ट्रांसफर करेंगे। जी। तो वो तनख्वाह तो बहाल हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ कि एक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हुँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमारे 6 बच्चों का नाम और फ़ोन नंबर, हुँ, और टेररिस्टों ने लिखा कि हमको इनका एड्रेस भी पता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हुँ, मतलब ये है कि ओपनली धमकाया गया। समझा। तो सरकार ने अभी बोला कि अभी 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त के आसपास ये टेररिस्ट बहुत एक्टिव होते हैं। तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है, हम करते हैं। हुँ, तो क्योंकि पाकिस्तान दिखाना चाहता है कश्मीर जो है यह अनारकी है, वो कश्मीरी इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, कश्मीरी सेपरेट कश्मीर को चाहते हैं। पाकिस्तान तो इतना तो बोलता है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर मिल जाए। हुँ, लेकिन रियलिटी में इन्होंने अब देखा कि पीओजे में क्या हो रहा है। वो हुँ, बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, कि बिल्कुल। उनकी मैं तो उस पे हालत आऊँगा सर, खराब है। ब चर्चा हाँ, करूँगा उस पर उनका भी तो मैं। मतलब हालत ही खराब है। हुँ, तो इस वक्त जो है जो हमारे एम्प्लॉइज हैं लगभग 5,500, उनको सरकार ने एक डायरेक्शन दी है कि 25 अगस्त तक आप घर से ही काम काम कीजिए। कीजिए, और हम ऑनलाइन की। तो मेरे को कई एम्प्लॉइज ने फ़ोन करके बोला, हमने बोला जी हम भारत सरकार से गुहार लगाएंगे, हुँ, स्टेट सरकार से भी गुहार लगाएंगे, आप जब तक सेफ न फील करें हुँ, आप ऑनलाइन ही काम कीजिए। बिल्कुल। लेकिन सर पीएम ने जो पैकेज कश्मीरी पंडितों को दिया था 6,000 नौकरियाँ और 6,000 ट्रांज़िट आवास देने की योजना, जो काफ़ी पुरानी है सर। इतने वर्षों में अभी तक भी शत प्रतिशत पूरा क्यों नहीं हो पाया है? इसमें क्या टेररिज़्म एक बड़ा उसमें इश्यू है, या सरकार की नीयत में इश्यू है, या लोकल फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो वो पूरा नहीं होने दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारी 32,000 नौकरियाँ थी, हुँ, स्टेट और सेंटर में, हुँ, और फिर 6,000 नौकरियों की बात हो गई। 6,000 नौकरियों को लगभग 15 साल लगे, जी। 15 साल लगे। तो मैंने उसमें जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव था, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा था कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि ये 50-50% पर था कि 50% स्टेट देगा, 50% सेंटर देगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, स्टेट ने बैकआउट किया, तो फिर सेंटर ने ही इसका भार उठा लिया। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कश्मीरी पंडित जो वो हॉनोलुलु से नहीं आए हैं, वो हुँ, नॉर्वे बिल्कुल। डेनमार्क से नहीं आए हैं, वो भी कश्मीर के सिटीजन हैं। और ये जो नौकरियों को नाम दिया है पीएम्स पैकेज, मैंने अभी कश्मीर जाकर ये बताया कि पीएम्स पैकेज क्या बोलते हो इसको? हुँ, आप बोल दो रेगुलर, दे आर रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ। जैसे हुँ, जम्मू कश्मीर में 2 लाख एम्प्लॉय है, तो 5,000 को आपने अलग क्यों किया? उनके लिए रूल्स रेगुलेशन अलग क्यों है?
जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज के साथ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो इन 5,000 के साथ भी होनी चाहिए। या अगर जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं मानती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इतनी कमजोर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फिर बोले कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, तो मतलब न ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं न ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है। इनको तो पीएम पैकेज करके एक पैकेज, इनको तो परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं माना जाता, इनको रिटायरमेंट के फैसिलिटीज भी नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के रेगुलर एम्प्लॉय हो और इनमें इनके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सर पहले हमने देखते थे कि जो बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी, जैसे आपने बात किया, जिक्र किया, चाहे वो शेखोपुरा हो या वेशो हो, कई सारे ऐसी जगहें थी। अभी वहां पर ट्रांजिट कैंप चलते हैं सर, आप भी वहां पर विजिट करके आए होंगे। कैसी हालत है सर ट्रांजिट कैंपों की? क्या वो रहने लायक हैं या अभी भी उसी मजबूरी में वहां के जो ट्रांजिट कैंप में रहने वाले लोग हैं रह रहे हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि शायद अब हमारे जो अच्छे दिन हैं वो आ जाएंगे। क्या वहां रहने वाले, उन कैंपों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का अच्छे दिन आ पाएंगे हैं या स्थिति कैसी है सर? मतलब मैं आपको निवेदन करूं कि कश्मीरी पंडितों ने पिछले 36 साल से बहुत तकलीफ झेली है। पहले टेंटों में, फिर कैंपों में, और जब ये पीएमएस पैकेज डिक्लेयर की गई और उसमें से छोटी छोटी लड़कियां दूर दूर गांव में उनको भेजा, जहां उनको पता नहीं, जहां वो पैदा ही नहीं हुई, जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, और घरों में रहने लग गई। और ये पता नहीं कौन सपोर्टर्स है टेररिज्म के, कौन नहीं है। और 15 साल लगे इनको फ्लैट्स बनाने में। अभी मैं नटूसा एक कैंप में चला गया और मेरा कलेजा कट गया जब मैंने सुना कि 3-3 फैमिलियां एक रूम और एक किचन में गुजारा कर रहे हैं कई सालों से, और सरकार ने उनके लिए कहते हैं जी हमने अपार्टमेंट बनाए, लेकिन हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, दिया नहीं है अभी तक। कई ऐसे हैं, लगभग मुझको लगता है कि 500-600 परिवार अभी हैं, 1000 भी हो सकते हैं, जिनको परमानेंट ये अकोमोडेशन नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज अकोमोडेशन। और इसमें भी एक बात ये है कि इन्होंने इनका ऐसा भी ट्रांजिट कैंप बनाया, कहीं 1 रूम कहीं 2 रूम। मतलब परिवार क्या होता है, अब जब आप सरकारी अकोमोडेशन देते हैं, कम से कम 2 रूम 3 रूम की अकोमोडेशन होती है पूरे भारत में। बिल्कुल। और ऐसी अकोमोडेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि इनको 30-40 साल कश्मीर में, 30 साल 35 साल रहना है। और वो तो अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ी तकलीफ है वहां पर कि जो भी कोई डिसेंट, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए कि जो एक अच्छे भारतीय नागरिक के साथ किया जाए, अच्छे एम्प्लॉयज के साथ। जो जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयज के लिए जो अपार्टमेंट है, वैसे अपार्टमेंट इनके लिए भी होने चाहिए। कैंपों की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ कैंपों की, कुछ की ठीक है, कुछ कैंपों की ठीक नहीं है। और उनको दूसरी चीज भी है, कई जगह पर मैंने तो 7-8 कैंपों का दौरा किया, विसूख में गया, नटूसा गया, शेखपुरा गया, मटन गया। तो इनका ये है कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। वो एक दूसरी सिचुएशन है कि इनको 6 बजे के बाद सुरक्षा के लिहाज से बोलते हैं जी 6 बजे के बाद इनको निकलना नहीं चाहिए। सर क्या इसमें सर एक चीज और भी है जो जानकारी में आती है, जो कई बार हमने पढ़ा भी है उस चीज को लेकर कि सरकार ने जो कर्मचारी हैं और जो ट्रांजिट कैंप में रहने वाले लोग हैं, उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया है कि आप जॉब तो करेंगे लेकिन घाटी से बाहर ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे। क्या ऐसी भी कोई स्थिति है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि बाहर ट्रांसफर नहीं देना चाहेंगे, वो देना चाहते या मांग नहीं कर सकते? ऐसा है, ये जो आपने बताया ये बिल्कुल सच है। जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय हो, इनका बॉन्ड एक साइन करवा देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि आप कभी भी कश्मीर से बाहर, यानी जम्मू जाने के लिए हमको बाध्य नहीं करेंगे, ट्रांसफर वाली बात नहीं करेंगे। विद इन कश्मीर हो सकता है ट्रांसफर, लेकिन वैली ऑफ कश्मीर से आप बाहर जम्मू की बात नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है।
आप एक ही स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट है, क्यों नहीं? बिल्कुल। आप तो जम्मू भी और इनका घर भी कोई कैंप में रह रहा है, किसी का घर है, तो वो उसको आप, हम तो यहाँ तक बोलते हैं आप उनको 5 साल रखिए, उसके बाद तो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उनको 10 साल रखिए, उसके बाद तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद भी आप जहां उसका नजदीकी घर है, जब तक कि कश्मीर में घर बन जाए, तो वहां जो है जम्मू के है उनको तो भेज सकते हो, या उनको ये भी कर सकते हो 6 महीने रखो, 6 महीने आप जम्मू भेजो उनको, क्योंकि वो भी अपने परिवार के साथ। आपने उनको एकोमोडेशन ऐसी नहीं दी जहां उनके पेरेंट्स मतलब इस रह बात तो सकते सच्चाई हैं। है। और सच्चाई ये है कि मतलब वो एक डिसेंट उस हिसाब से नौकरी नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सवाल है, उसमें फ्रीडम का सवाल है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनको ट्रांसफर बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार ने प्रयास तो काफी सारे किए हैं, कश्मीरी पंडितों को जो विस्थापित थे उनको वहां पे दोबारा से सेटल किया जाए। और कई सारे ऐसे जो पंडित थे जो अपनी जो संपत्तियां थी जो डिस्ट्रेस में बेचकर आए थे, मजबूरी में बेचकर आए थे या छोड़कर आ गए थे, उनको लेकर सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया था कि आप वहां पर जो भी आपकी संपत्ति है उनका ब्यौरा वहां पर दिया गया था, और प्रॉपर्टी और लैंड राइट्स को लेकर उन्होंने वो दस्तर बनाया था। क्या वाकई में वो पोर्टल उस तरीके से काम कर रहा है या किया है? लोगों को फायदा मिला है उस चीज का? क्योंकि सरकार ने सर बहुत सारी चीजें अनाउंस की, दावे किए, सब कुछ किया। हम ये जानना चाहते हैं सर, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा है, ये सच है कि पोर्टल बनाया है, और मेरे हिसाब से लगभग अगर हम कैलकुलेट करेंगे 8-10 हजार कंप्लेंटें मिलेंगी। जी लेकिन जी। पोर्टल पर शायद 800-900 कंप्लेंटें आ गई, और कुछ कंप्लेंटों का संज्ञान लिया गया, और कुछ जगह पर कश्मीरी हिंदू गए और जिनकी कब्जाई हुई जमीन थी उन्होंने भी स्ट्रगल की और जमीन उन्होंने वापस ली। लेकिन जितनी जमीनें, मकान और जो कुछ लिया है, आप समझ सकते हैं कि केवल इसका 2%, 5% अभी हाथ में आया है। तो 90-95% अभी आना बाकी है। ओके, मतलब अभी भी कुल मिला के काम बहुत उसमें होना बाकी है। बहुत काम होना है, बहुत काम होना है, क्योंकि हजारों मकान ऐसे ही गिरे हुए हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि सर लोगों ने रातों रात वहां से भागना पड़ा, निकलना पड़ा, और जो कहते हैं ना कि मजबूरी में बेचकर, औने पौने दामों पर, कौड़ियों के दामों पर बेचकर निकले। क्या सरकार ने उसको लेकर भी कुछ स्कीम बनाई थी कि जो औने पौने दामों पर लोग वहां से अपना घर बार बेचकर निकले, मजबूरी में निकलना पड़ा, उनको सही मुआवजा भी दिया जाए? वो पर कुछ ऐसी व्यवस्था भी की गई थी क्या? देखिए, कोई भी वहां पर प्रॉपर्टी बेच के नहीं निकला, सारे रातों रात भाग गए। उस वक्त सबके मन में ये था कि जान कैसे बच जाए, और अपनी बहू बेटियों का इज्जत कैसे बचे, इसलिए कोई बेचकर नहीं गया। ये जो बेचने वाली प्रक्रिया है वो है कोई 8-10 साल के बाद, जब यहाँ आ गए, कई रिफ्यूजी कैंपों में थे, कई किराया के मकानों में थे, और फिर जब लोगों ने यहाँ देखा कि अब बड़ा लंबा समय होने वाला है, वो अपना घर मकान सोचने लगे उसको बेचकर यहाँ मकान बना लेंगे। लेकिन जिस मकान का कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपया था, वो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया उस मकान का किराया ये मतलब मुआवजा दे रहे थे। तो फिर सरकार से हमने गुहार की कि ये सारी डिस्ट्रेस सेल है, और अब फिर उसको रद्द किया जाए। तो सरकार ने ये माना, और लेकिन एक ही चीज मेरी और मेरे मित्रों की पर्सनली बात इस पर अमित शाह होम मिनिस्टर साहब के साथ हुई, और उन्होंने ये बता दिया कि अगर किसी ने रजिस्ट्री की है उसका हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हाथ से लिखा दिया है या कोई अटॉर्नी की है वो नहीं चलेगा। आप अप्लाई कीजिए, बोल दीजिए ये मेरी डिस्ट्रेस सेल है, हम इसका संज्ञान लेंगे, और कुछ जगहों पर संज्ञान भी लिया गया है। सर ऐसे ही क्या कहते हैं, वहां पर बड़ी तादाद में मंदिर थे हमारे सर, बहुत पुराने धरोहरें थी सर घाटी में। हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक मंदिर थे, आश्रम थे, उन पर जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया, और उनको हटाने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कोई ठोस कदम उठाए हैं जिन लोगों ने कब्जा वगैरह किया था सर वहां पे? देखिए, कुल मिला के 1450 मंदिर
कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है 1200 साल पहले कि कश्मीर मंडल में लगभग 1 लाख मंदिर थे। कश्मीर मंडल का मतलब होता है कश्मीर वैली, चंबा तक कश्मीर फैला हुआ था, जी। डोडा, रजौरी, पुंछ और पाकिस्तान मुजफ्फराबाद तक। तो इस सारे इलाके में 1000 साल पहले 1 लाख मंदिर थे। लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमने जो लिस्ट बनाई उसमें 1450 मंदिर थे। 1450 मंदिरों में 450 मंदिरों पर अटैक किया गया, जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, मूर्तियों को लूटा गया, मूर्तियों को डिसरेस्पेक्ट किया गया। अभी इस वक्त हमने सरकार से बहुत इस पर मांगे की थी और लगभग 100 मंदिरों पर इस वक्त काम हो रहा है और लोग तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। अमरनाथ जा रहे हैं, शंकराचार्य जा रहे हैं, खीरवानी जा रहे हैं, टिक्कर जा रहे हैं, नागदिंडी जा रहे हैं और मतलब आस्ता आस्ता एक्टिवली वो मतलब उसमें काम हो रहा है। लेकिन हर एक मंदिर को पुराने जमाने से ही लगभग 1000-2000 साल से हर एक मंदिर को मंदिर की मेंटेनेंस के लिए एक लैंड मिलता था और वो हिंदू राजाओं जो कश्मीर में जब से तब से है लैंड, वो उसको बोलते हैं अग्रहारा लैंड। वो जो अग्रहारा लैंड था उस पर भी कब्जा किया लोगों ने। ओके। और लेकिन हमने अभी सब जगह बताया सरकार को कहां कहां पर हमारी जमीन थी और कहां कहां पर, और इस पर काम हो रहा है। कुछ जगह सफलता मिली, कुछ जगह स्ट्रगल चल रही है। सर, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे, जम्मू रीजन में तो चलिए आज भी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं अपना, आबादी का कम होना, क्या आपको लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ पर जो वोट बैंक था वो क्रिएट नहीं हो पाया है, इसीलिए जो वहाँ की सरकारें हैं ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देती हैं, ना किसी रैली में जिक्र होता है, ना वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि वो सब वहाँ से जा चुके हैं। कैसे वो दोबारा से सर चीज़ें क्रिएट हो पाएंगी वहाँ पर भविष्य में? आपको लगता है कि जो एक रहनुमाई जिसको बोलते हैं एक तबके की, कश्मीर वैली में वो दोबारा से आपको लगता है कि वो पनप पाएगी या उसको पनपने दिया जाएगा वोट बैंक के तौर पर? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया, बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, हमको ये पता है कि कश्मीर में हम बोलते हैं लगभग हम 5 लाख लोग थे। लेकिन जब 80 के दशक में मैंने एक बार कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम जो यहाँ सेंसस के डायरेक्टर हैं वो झूठा सेंसस दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि 1-1.25 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं। तो हम इनको कटघरे में खड़ा करेंगे कि इतना कम क्यों वो बता रहे हैं। अभी जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकला तो 65,000 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन की। लेकिन ये आधे से भी कम है, क्योंकि कई लोग पहले ही निकले हुए थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की। कई लोग ये जम्मू और दिल्ली में ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, जो बाकी शहरों में गए उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो हमारा अभी भी मानना है कि कश्मीरी हिंदू की संख्या 5 से 6 लाख है जो कश्मीर से निकले हुए थे। हमारे मेन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हबा कदल, इसमें 80 के दशक में 28,000 वोटर्स थे और वहां पर बहुत चांसेस थे कि हम अपने एमएलए को बनाकर वो हमारी बात करते। और कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोस्टली वहां पर हिंदू को खड़ा करते थे, लेकिन बाद में वो चीज बदल गई, वहां से भी मुसलमान को ही खड़ा कर। जब हम वहां से निकले तो हमारे 1-2% वोट ही वहां पर थे। लेकिन पिछले इलेक्शन में कई लोगों ने वहां वोटर बनाया अपने आप को। मैंने भी अपना वोटर रैनावारी में अपने आप को वोटर बनाया, क्योंकि हमने सोचा कि एंड में हमारा घर कश्मीर है, इसलिए हम वहीं के वोटर हैं। मैं मान लो अभी दिल्ली में हूँ, यूपी में हूँ, वहां का वोटर नहीं हूँ, मैं कश्मीर का वोटर हूँ। इस सब हम अपनी बात ऐवान में, असेंबली में नहीं कर सकते, हम अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं कर सकते, तो हमने डिलिमिटेशन कमीशन से एक अपील की। मैं स्वयं अपने मित्रों के साथ एक डेलीगेशन लेके हम डिलिमिटेशन कमीशन की जो चेयरमैन थी रंजना देसाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने उनसे बात की कि हम पूरे कश्मीर में रह रहे हैं, हम 1 या 2 जगह हम पहले थे, लेकिन अब तो हम कहीं है ही नहीं। तो हम कैसे, आप बोलते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको देंगे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, आप कश्मीरी है,
तो हमने बोला हमारे लिए 5 MLA सीटें आप रख लीजिए, और सिख भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो सिखों के लिए भी 1 सीट आप रख लीजिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है सर अभी तक। मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें क्या हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला मुझे कि हमारे को ये पावर ही नहीं है। मैंने बोला मुझे पता है आपको पावर नहीं है, लेकिन रंजना देसाई ने बोला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो रिपोर्ट देंगे, जो होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में पेश करेंगे, उसमें आप ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों की डेलीगेशन आई थी, वो 5 मेंबर मांग रहे हैं असेंबली के लिए। और मैं भारत सरकार को एक हिसाब से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट था उसमें मतलब उसका संज्ञान लिया, और पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया कि कश्मीरी हिंदुओं को 2 असेंबली सीटें होनी चाहिए नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। लेकिन आपको लगता है कि वो काफी है सर? दो सीटें आज 4 साल हो गए हमको दिए हुए, लेकिन प्रैक्टिकली है ही नहीं कुछ। हमको किया ही नहीं। और मैं सोचता हूं, मुझे आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूं कि हमको ये इतना नॉन सीरियसली ले रहे हैं। पार्लियामेंट ने 3 साल पहले हमको 2, एक मेल एक फीमेल मेंबर को नॉमिनेट करना है गवर्नर ने। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भी करे, आज 3 साल से कुछ नहीं हो रहा। अब जो ये नई सरकार बनी है वो भी 2-2.5 साल से सरकार है, लेकिन हमारे 2 MLA जो बनने थे वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप तो 5 की बात करें जो हमने मांगा था, 5 का तो सवाल ही नहीं है। 2 भी नहीं जो भारत के पार्लियामेंट ने पास किया उसको भी इन्होंने लागू नहीं। उसमें सर क्या दिक्कत आ रही है? क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है उसको? जो जहां तक मैंने इस पर काम किया मुझे पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हम ही बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है गवर्नर बनाएगा। और अब इनका जो मैं बोल रहा हूँ, ये पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, और बीच में हम बॉल बन के रह जाते हैं। कोई हमको उधर उछालता है, कोई हमको यहाँ उछालता है। सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे चलते चलते है, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो कि कश्मीर में पूरा जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, कश्मीर फाइल एक मूवी बनी सर, उसमें आपका भी योगदान था सर, मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया हमसे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की मूवी बनाने से फिल्में सोशल मीडिया पर जो जाती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, तो सिंपैथी गेन होती है, लेकिन विवाद भी काफ़ी हुआ सर मूवी को लेकर, आप किस तरह देखते हैं? क्या कि उससे आप लोगों को कोई सिंपैथी गेन हुई, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, या सिर्फ वो एक प्रोपेगेंडा बन के रह गई सर? क्योंकि प्रोपेगेंडा ही बताया गया सर उसको। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम पिछले कई सालों से हम ये बता रहे थे कि हमारी कोई बात, हम तो प्रेस में भी जाते हैं, हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन कोई इफेक्टिव चीज नहीं हो रही। फिर हमने एक रास्ता सोचा कि हम एक फिल्म बना ले, जो मतलब जिस फिल्म से भारत की जनता को और देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको पता चले कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, और किस स्थिति में ये रहते। इतनी बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे लोग, मतलब हम 3000 साल पहले भी पढ़े लिखे थे। चाइना और मिडिल ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से लोग कश्मीर पढ़ने आते थे। ह्यून सांग, फाइयान, तारानाथ, इत सिंह, बड़े बड़े स्कॉलर कश्मीर आ गए स्टडी करने के लिए, लेकिन हमारी बात, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। फिर हमारी मुलाकात मेरे एक मित्र डॉक्टर सुरेंद्र कोल के साथ, अग्निहोत्री के साथ हुई, और अग्निहोत्री को हमने आश्वासन दिया कि हम पूरी स्टोरी डेवलप करेंगे, हम आपको लोगों के साथ इंटरव्यू कराएंगे, और हमने किया भी। लगभग 700-750 लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाया, और हमने उनके साथ मिलकर काम करके ये फिल्म बन गई। और फिल्म इतनी कोविड के बाद भी इतनी सक्सेसफुल हो गई, एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनी ये, और लोगों को मतलब लोगों ने समझ लिया कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। मैं आपको दावेस के साथ कहता हूं कि जो ये कश्मीर फाइल बनी, द कश्मीर फाइल, ये एक सच्ची कहानी है। ये स्टोरी है विच इज ओनली 10% व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर। ये केवल 10% है, 90% ये पूरा नहीं है। और अब कई लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा है। दरअसल ये वही लोग बोलते हैं, लोग जो इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं।
सर जब 370 हटा था तो इसी को लेकर एक बात ये चली थी कि जो भी जेनोसाइड उस टाइम 90 के दशक में वहाँ पर होता है एक आयोग गठित किया जाएगा, लेकिन वो आयोग आज तक गठित नहीं हुआ है। क्या सरकार बच रही है उससे कि आयोग गठित किया जाए और जो सच्चाई है वो सामने आए? क्योंकि हमने देखा कि देश में कई दंगों को लेकर आयोग बनाए गए हैं, लेकिन कश्मीर को लेकर कोई आयोग नहीं बनाया गया है अभी तक, ऐसा शायद। और त्रासदी, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। त्रासदी ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए 2 बार 3 बार, और हमने सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब विनय प्रणय किया कि आप ही एक आयोग बना लीजिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, और हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ तो उस पर मतलब लोगों को पता चले कि कौन लोग इसके पीछे थे जिन्होंने हमको इस हालात में पहुंचाएंगे। लेकिन एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र अश्विनी तुरंगू का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनके साथ मिलकर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले गए और हमने 4 साल वहां लड़ा, और जो ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन थे वेंकट चलैया जी, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 5 साल के बाद जो रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित सफर्ड एकिन टू जेनोसाइड, जेनोसाइड जैसा हुआ है उनके साथ में। तो इसका मतलब है जेनोसाइड ही हुआ कश्मीरी हिंदू के साथ। और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से फिर गुहार लगाना चाहता हूं कि एक जेनोसाइड बिल पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि कश्मीरी हिंदू के साथ जो त्रासदी हुई है वो कौन लोग इसके पीछे थे और उसका निराकरण और जो सच्चाई सामने आनी चाहिए। शुक्रिया कॉल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ सारी सच्चाई बताने के लिए कि किस तरीके से 370 धारा हटने के बाद और 35 से हटने के बाद से कश्मीर के क्या हालात हैं। क्या कश्मीरी पंडित वाकई में खुश हैं उन चीज़ों से जो तमाम सुविधाएं सरकार देने की बात कर रही थी, चाहे वो पैकेज की बात हो या उनको दोबारा से स्थापित करने की बात हो या मंदिरों की बात हो या नौकरियों की बात हो, तमाम तरह के मुद्दे थे जिसको लेकर बहुत सारी बातें तो कही गई थी, लेकिन धरातल पर शायद वो उतनी चीज़ें नहीं उतरी हैं। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और उम्मीद पे शायद दुनिया कायम है कि, और ये कहा जाता है कि उम्मीद तो दुनिया कायम रहती है, और यही उम्मीद कश्मीरी पंडितों को भी है कि वो एक दिन जरूर आएगा कि वापस वो अपने उस जमीन पर जा सकेंगे जहां से उनको विस्थापित किया गया था, और एक समय ऐसा आएगा जब वहां पर दोबारा से कश्मीरी पंडित कश्मीर में वैली में अपने को दोबारा से देख पाएंगे। तो सर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।